गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। CCA ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन मर्दा निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि जो मर्दा होती है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आज की क्लास में अपन देखते हैं बच्चों मर्दा निर्माण। देखो बच्चों, मर्दा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है यह एक जटिल प्रक्रिया होती है और ये एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया भी होती है जिसके अंदर काफ़ी समय लग जाता है। सामान्यतः मर्दा निर्माण की प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो हम उस प्रक्रिया को बोलेंगे जिसमें चट्टानों का अपक्षय होता है। सामान्यतः चट्टानों का जो अपक्षय होता है और उस अपक्षय के परिणाम स्वरूप जो किस मर्दा के पैतृक पदार्थों का निर्माण हो जाता है उस प्रक्रिया को अपन मर्दा निर्माण कहते हैं। अपन ने लास्ट एक दो क्लासों के अंदर पढ़ा था कि चट्टानों का अपक्षय विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से होता है, जैसे रासायनिक अपक्षय है, भौतिक अपक्षय है और जैविक अपक्षय है। ये जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं से ही मर्दा का निर्माण होता है। मर्दा का निर्माण विभिन्न प्रकार की अपक्षय क्रियाओं से होने की जो प्रक्रिया होती है उसे मर्दा निर्माण कहा जाता है। तो अपन यहाँ डेफिनेशन लिखे हैं, तो देखो बच्चों, विभिन्न चट्टानों के अपक्षय से मर्दा के पैतृक पदार्थों के निर्माण की क्रिया मर्दा निर्माण कहलाती है। निर्माण की क्रिया मर्दा निर्माण कहलाती है। देखो बच्चों, विभिन्न चट्टानों के अपक्षय से मर्दा के पैतृक पदार्थों के निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को मर्दा निर्माण प्रक्रिया बोलते हैं। सामान्यतः जो अपक्षय होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अभी अपन ने बात की है कि भौतिक अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय होता है और जैविक अपक्षय होता है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से जिन पदार्थों का निर्माण होता है वो पदार्थ रिगोलित कहलाते हैं। कहने का मतलब जिन पैतृक पदार्थों का निर्माण मर्दा निर्माण की प्रक्रिया के दौरान होता है उस पदार्थ को रिगोलित कहा जाता है। तो बच्चों मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, जिस पदार्थ का निर्माण अपक्षय की क्रिया के दौरान होता है उसे रिगोलित कहते हैं। देखो बच्चों, जिस पदार्थ का निर्माण अपक्षय की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है उसे रिगोलित कहा जाता है। एक्चुअल में रिगोलित जो होता है वो ही मर्दा का पैतृक पदार्थ होता है, उसी से मर्दा का निर्माण आगे की प्रक्रियाओं में होता है। तो रिगोलित ही पैतृक पदार्थ होता है मर्दा का। अब ये जो रिगोलित होता है जिसका निर्माण होता है अपक्षय की प्रक्रिया से, वो या तो जिस जगह पे इसका निर्माण हुआ है उस जगह पे पड़ा रहता है, या फिर जो परिवहन की शक्तियाँ होती हैं जैसे बहता हुआ जल है, बहती हुई हवा है, या फिर हिम बहता हुआ जो हिम है, बर्फ़ है, ग्लेशियर है, उनके माध्यम से ये जो रिगोलित होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से जो रिगोलित होता है अर्थात जो मर्दा का पैतृक पदार्थ होता है वो सर्वत्र फैल जाता है। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है कि रिगोलित या तो एक स्थान पर जमा हो जाता है या विभिन्न
परिवहन की शक्तियों या विभिन्न परिवहन की शक्तियों जैसे बहती हवा, बहता जल व बहती बर्फ आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। कहने का मतलब या तो ये एक जगह जमा होता है या फिर विभिन्न प्रकार की जो परिवहन की शक्तियां हैं उन परिवहन की शक्तियों के माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है और इन प्रक्रियाओं के माध्यम से ही मृदा जो होती है वो सर्वत्र फैल जाती है। यहाँ ध्यान रखने की बात है बच्चों, जब वो एक जगह जमा होता है तो एक ही प्रकार के संस्तरों का निर्माण हो जाता है। रिगोलिथ्मस के नीचे जो होती है वो चट्टान पाई जाती है, चट्टान के ऊपर रिगोलिथ्म होती है और ये रिगोलिथ्म ही विभिन्न प्रकार की संस्तर होती हैं, उन संस्तरों का निर्माण करता है। तो आगे अगर हम देखें कि मृदा निर्माण कितने प्रकार से होती है, कितने चरण इसके होते हैं, तो मृदा निर्माण 2 प्रकार से होती है। यहाँ पर नोट करते हैं कि मृदा निर्माण निम्न 2 चरणों में या पदों में होता है। ध्यान रखना बच्चों कि जो मृदा निर्माण होता है वो निम्न 2 चरणों में या निम्न 2 पदों के अंदर होता है। देखो बच्चों कौन सा होता है यहाँ अपन देखते हैं। तो पहला जो इसका प्रकार है वो है अपक्षय। पहली प्रोसेस जो होती है वो होती है अपक्षय और दूसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है बच्चों प्रोफाइल निर्माण। पहला अपक्षय और दूसरा है प्रोफाइल निर्माण। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपक्षय क्या होता है। तो बच्चों आपको पता है कि चट्टानें जो होती हैं उन चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय बोलते हैं। ये 3 प्रकार का हो सकता है, जैविक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और भौतिक अपक्षय। इन तीनों प्रक्रमों के माध्यम से चट्टानें अपघटित होती हैं और ये अपघटित चट्टानों के अपघटित होने की ये जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं जैव अपक्षय। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भौतिक, रासायनिक या जैविक तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से चट्टानों के अपघटित होने की क्रिया अपक्षय कहलाती है। अपक्षय कहलाती है, जिससे मृत्तिका के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है। ध्यान रखना बच्चों, अपक्षय ही वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है ये 3 प्रकार से हो सकती है, भौतिक, रासायनिक, जैविक, तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से ये संपादित हो सकती है। अब दूसरी प्रक्रिया की अपन बात करें तो वो होता है प्रोफाइल निर्माण। देखो बच्चों प्रोफाइल निर्माण क्या होता है।
प्रोफाइल निर्माण के अंतर्गत सामान्यतः आपके जो सनिस्त्रों का निर्माण होता है, अपन ने अभी इसी पाठ लेसन के अंदर स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मर्दा प्रोफाइल होती हैं जिसमें विभिन्न सनिस्त्रें होती हैं, जिसे मर्दा परिच्छेदिका बोलते हैं, जिसमें विभिन्न सनिस्त्रें पाई जाती हैं। तो उसका जो निर्माण होता है वो भी मर्तिका निर्माण की प्रक्रिया में ही सम्मिलित होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करें तो यहाँ पे मर्तिका का सनिस्त्रों में जमा होना प्रोफाइल निर्माण कहलाता है। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों अपन मर्दा के विभिन्न घटकों का सनिस्त्रों में जमा होना, मर्दा के विभिन्न घटकों का सनिस्त्रों में जमा होना प्रोफाइल निर्माण कहलाता है। देखो बच्चों, मर्तिका जो है, मर्दा के जो विभिन्न घटक होते हैं उन घटकों का सनिस्त्रों के रूप में जमा हो जाना ही क्या कहलाता है, मर्दा प्रोफाइल जो निर्माण है वो कहलाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए मर्तिका निर्माण की प्रक्रिया को। फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं कि आगे किस प्रकार से जो मर्दा निर्माण है वो होता है। देखिए बच्चों, ये आपके मर्दा निर्माण के बारे में अपन ने पढ़ा है। आगे अपन देखते हैं मर्दा निर्माण की प्रक्रियाएं। मर्दा निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं वो किस प्रकार से संबंधित होती हैं। तो अगला अपना टॉपिक जो है बच्चों वो है मर्दा निर्माण की प्रक्रियाएं। मर्दा निर्माण की प्रक्रियाएं। देखो बच्चों, मर्दा निर्माण की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, किस प्रकार से ये कंप्लीट होती हैं, इसके बारे में अपन देखें तो मर्दा निर्माण की प्रक्रियाओं को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है प्राथमिक प्रक्रिया और दूसरा है विशिष्ट प्रक्रिया। जैसे अपने मर्दा निर्माण के अंदर उसके प्रकार पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से ये दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक प्रक्रियाएं और विशिष्ट प्रक्रियाएं। ये कितने प्रकार की होती हैं बच्चों, ये दो प्रकार की होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है बच्चों प्राथमिक प्रक्रियाएं और दूसरी होती हैं बच्चों विशिष्ट प्रक्रियाएं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राथमिक प्रक्रियाओं की। प्राथमिक प्रक्रियाओं की बात करें तो इन्हें सामान्यतः पेडोजोनीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं और इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की सनिस्त्रों का निर्माण होता है। मर्दा के अंदर अपन ने परिच्छेदिका में पढ़ा है कि O, A, B और जो 8 सनिस्त्र होती हैं, इन सनिस्त्रों का निर्माण इन्हीं प्राथमिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जिसमें मर्दा की विभिन्न परतों का निर्माण हो जाता है। तो अपन यहाँ प्राथमिक प्रक्रियाओं की बात करें पहले तो प्राथमिक प्रक्रियाओं में क्या होगा बच्चों, प्राथमिक प्रक्रियाएं, इनमें विभिन्न सनिस्त्रों का निर्माण होता है। प्राथमिक जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो सनिस्त्र होती हैं मर्दा परिच्छेदिका की, उन मर्दा परिच्छेदिका की सनिस्त्रों का निर्माण इसी प्राथमिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। इन्हें पेडोजोनीकरण क्रियाएं भी बोलते हैं। इन्हें बच्चों पेडोजोनीकरण प्रक्रियाएं भी कहते हैं। देखो बच्चों, इन प्रक्रियाओं को
पेडोजोनीकरण प्रक्रियाओं के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं जिन्हें विशिष्ट प्रक्रियाएं कहा जाता है, उन विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से मृदा सनिस्तर जो होती हैं वो मृदा सनिस्तर एक परिच्छेदिका का निर्माण करती है। मृदा परिच्छेदिका का जो निर्माण होता है वो मृदा परिच्छेदिका का निर्माण विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से ही संपादित होता है। तो यहाँ पर नोट करते हैं दूसरी प्रकार की जो प्रक्रिया है बच्चों वो है विशिष्ट प्रक्रियाएं। ये विशिष्ट प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में अभी डिटेल से अपन बात करेंगे। उससे पहले लिखते हैं कि इनमें विभिन्न संस्तरों के जुड़ने से मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। ध्यान रखना बच्चों, इस प्रक्रिया के अंदर विभिन्न संस्तरों के जुड़ने से मृदा परिच्छेदिका का निर्माण हो जाता है। यह आपके दो प्रक्रियाएं हो गई जिसके अंदर आपके मृदा प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। दो चरणों में होती हैं। ये पहला जो प्रोसेस है वो प्राथमिक प्रक्रिया और दूसरा है विशिष्ट प्रक्रिया है। अब हम इन प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी ये जो प्रोसेस होती हैं, इन प्रोसेस के माध्यम से मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण जिन प्रक्रियाओं से होता है उन प्रक्रियाओं को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम उन प्रक्रियाओं को एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं विभिन्न मृदा परिच्छेदिका की प्रक्रियाएं। विभिन्न मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। विभिन्न मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बच्चों वो है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन पहली प्रोसेस है जिसके माध्यम से मृदा निर्माण की प्रक्रिया संपादित होती है। तो यहाँ हम लिखते हैं ह्यूमिफिकेशन। देखो बच्चों, ह्यूमिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में अपन पहले बात करते हैं। तो ह्यूमिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा मृदा में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अपघटन की प्रक्रिया होती है। और अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो कार्बनिक अंश होते हैं उन कार्बनिक अंशों के निर्माण की प्रक्रिया ही ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मृदा की जो परत है उस मृदा की परत में कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया ही आपके ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। आपने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा होगा, एक दो लेसन अपने पीछे मृदा जीवांश पदार्थ के पढ़े थे, उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो अपघटन की क्रिया होती है मृदा जीवांश पदार्थ के, उनके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ अपन इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि विभिन्न पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के अपघटन से जिसे विच्छेदन भी बोलते हैं, अपघटन से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। के विच्छेदन से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। इन कार्बनिक पदार्थों के मृदा में जमा होना ही ह्यूमिफिकेशन
कहलाता है। ध्यान रखना बच्चों, ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण यहाँ हुआ है, इनका मृत्तिका के अंदर जमा हो जाना ही ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। सामान्यतः अगर हम यहाँ बात करें तो मृदा की विभिन्न संस्तरें होती हैं, जिनमें सबसे ऊपर की जो संस्तर होती है जिसे ओ संस्तर बोलते हैं, उस संस्तर में अधिक मात्रा में कार्बनिक अंश पाए जाते हैं। अर्थात ह्यूमिफिकेशन की जो क्रिया होती है वो ह्यूमिफिकेशन की क्रिया मृदा की सबसे ऊपर वाली जो ओ संस्तर है उसके अंदर होती है। तो यहाँ नोट करें अपन, तो ये क्रिया ओ संस्तर में सर्वाधिक होती है। सामान्यतः ओ संस्तर में ही कार्बनिक अंश पाया जाता है। इस कारण ये जो क्रिया होती है ये क्रिया ओ संस्तर में सर्वाधिक मात्रा में होती है। आगे अपन बात करें तो बच्चों आपको ध्यान रखने की बात है कि जिन क्षेत्रों के अंदर नमी होती है, नमी वाले जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में ह्यूमिफिकेशन की क्रिया अधिक मात्रा में होती है। कारण ये होता है कि ह्यूमिफिकेशन के लिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है वो नमी वाले वातावरण में अधिक संख्या में होती है। यही कारण होता है कि सामान्यतः नमी वाले जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के अंदर ह्यूमिफिकेशन की क्रिया ज़्यादा मात्रा में होती है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं नम या आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में यह क्रिया ज़्यादा मात्रा में होती है। ध्यान रखने की बात है यहाँ आपके कि ये जो प्रोसेस होती है वो नम व आर्द्र जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें अधिक मात्रा में होती है। कारण मैंने आपको बताया कि इन क्षेत्रों के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो ह्यूमिफिकेशन के लिए आवश्यक सूक्ष्म जीव हैं, उनकी मात्रा अधिक हो जाती है, जिस कारण ये प्रक्रिया नम या आर्द्र क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में होती है। आगे हम बात करें तो ये जो कार्बनिक अंश होते हैं जो ओ संस्तर में मैक्सिमम रूप में पाए जाते हैं, ये संस्तर ओ के अंदर मैक्सिमम रूप में पाए जाते हैं, लेकिन पानी के साथ ये घुलकर सामान्यतः ए और बी संस्तर तक भी पहुंच जाते हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि पानी के साथ या जल के साथ ये कार्बनिक अंश जल के साथ ये कार्बनिक अंश घुलकर ए व बी संस्तर तक भी पहुंच जाते हैं। देखो बच्चों, ये जल के साथ घुलते हैं और जल के साथ घुलकर कार्बनिक अंश जो होता है वो ए व बी संस्तर तक भी पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जो ह्यूमिफिकेशन होता है वो आपने समझ लिया होगा कि पेड़ पौधों जीव जंतुओं के अपघटन से कार्बनिक अंश का निर्माण ही ह्यूमिफिकेशन होता है, और ये आपके ओ संस्तर में मैक्सिमम होता है, नमी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, और इसका कुछ अंश ए व बी संस्तर तक भी जल के माध्यम से घुलकर पहुंच जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। फिर अपन आगे की जो प्रक्रिया है दूसरी, जिसको बोलते हैं अपन निक्षालन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे दूसरी वाली जो प्रोसेस है निक्षालन, उसको भी अपन देखते हैं। देखो बच्चों, निक्षालन क्या होती है इसके बारे में अपन चर्चा करें तो साधारण शब्दों के अंदर नमी और जो आर्द्र जलवायु होती है उन क्षेत्रों के अंदर ये प्रक्रिया पाई जाती है। निक्षालन में क्या होता है कि मृदा के अंदर जो घुले हुए मृदा के अंश होते हैं
जो भी मृदा के अंदर पाए जाने वाले कार्बनिक हैं अकार्बनिक हैं, वो भी जो भी मृदा के अंदर घटक हैं उन घटकों का जल के साथ घुलकर नीचे की ओर चले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं निक्षालन। निक्षालन की डेफिनेशन होगी बच्चों कि जल के साथ मृदा के अंशों का घुलकर, मृदा के घटकों का घुलकर नीचे की परतों की तरफ चले जाना निक्षालन कहलाता है। तो बच्चों यहाँ अपन इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि जल के साथ मृदा के घटकों का घुलकर नीचे की परतों तक चला जाना, नीचे की परतों तक चला जाना निक्षालन कहलाता है। देखो बच्चों, जल के साथ मृदा के विभिन्न जो घटक हैं, चाहे वो कार्बनिक अंश हो, चाहे अकार्बनिक अंश हो, चाहे विभिन्न प्रकार के कई पदार्थ हों, ये जल के साथ घुल के नीचे की परत में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को निक्षालन कहते हैं। साधारण शब्दों में हम इसे धुलाई भी बोल सकते हैं, अर्थात विभिन्न परतों की जल के माध्यम से जो धुलाई हो जाती है, सफाई हो जाती है, कण नीचे की ओर चले जाते हैं, इसलिए अपन इसे धुलाई भी बोल सकते हैं। सामान्यतः ये जो प्रक्रिया होती है ये नम व आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है, अर्थात जिस जगह पे पानी की प्रचुर मात्रा होती है, वातावरण में नमी होती है, आर्द्रता होती है, उस जगह पर यह प्रक्रिया अधिक मात्रा में होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि यह प्रक्रिया अधिक जल अर्थात नम व आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। यह जो प्रक्रिया होती है बच्चों, यह नम व आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा मात्रा में होती है। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आपके जो सिलिका होती है SiO3, ये सिलिका जल के साथ घुलकर मृदा की जो विभिन्न संयंत्र हैं A व B, उन संयंत्रों के अंदर चली जाती है। यह आपके निक्षालन का एग्जाम्पल है। यदि हम उदाहरण के रूप में देखें बच्चों, तो उदाहरण है आपका सिलिका SiO3 का जल के साथ घुलकर A व B मृदा संयंत्रों तक पहुंच जाना। सिलिका का बच्चों आपके संयंत्र A व संयंत्र B तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को आप निक्षालन कह सकते हैं। ये आपकी दूसरी प्रोसेस है मृदा निर्माण की, ये दूसरी प्रोसेस है। तीसरी प्रोसेस की बात करें बच्चों तो वो है आपके निक्षेपण। तीसरी प्रोसेस को अपन जानते हैं निक्षेपण के नाम से। निक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करें तो बच्चों, मृदा के अंदर जो कण हैं उन कणों का निक्षालन के बाद नीचे जाकर जमा हो जाना निक्षेपण कहलाता है। अर्थात मृदा के जो अंश हैं, मृदा के जो कण हैं, उनका जल के साथ घुलकर विभिन्न संयंत्रों में जाकर जमा हो जाना निक्षालन कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। निक्षालन और निक्षेपण में अंतर की अगर हम बात करें तो घुलकर नीचे की तरफ जाने की प्रक्रिया निक्षालन और नीचे जाकर जमा हो जाने की क्रिया निक्षेपण कहलाती है। निक्षालन में केवल कण ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, जमा नहीं होंगे, लेकिन निक्षेपण में जो घटक होते हैं, जो अंश होते हैं, वो नीचे जाकर जमा हो जाते हैं। तो यहाँ अपन डेफिनेशन यदि लिखें तो इस प्रकार से अपन इसकी डेफिनेशन को नोट करेंगे कि
के अंशों या घटकों का नीचे की परत में जाकर जमा हो जाना। मृदा के अंशों या घटकों का नीचे की परत में जाकर जमा हो जाना क्या कहलाएगा? निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपण कहलाता है। देखो बच्चों, मृदा के घटकों का नीचे की परतों में जाकर जमा हो जाना ही क्या कहलाएगा? निक्षेपण कहलाएगा। सामान्यतः इसको अपन ये बोल सकते हैं धुला हुआ। निक्षेपण में क्या होगा? जो अंश होंगे वो पानी से अच्छी तरह धुल के नीचे जाके जमा हो जाएंगे, इसलिए इस प्रोसेस को धुला हुआ भी अपन बोलते हैं। देखो बच्चों, इसके परिणाम स्वरूप जिन संयंत्रों का निर्माण होता है उन्हें अपन निक्षेपण संयंत्र के नाम से जानते हैं। अर्थात ये कण जो ऊपर वाली परतों से आके नीचे जमा होकर निर्माण कर देती हैं उनको निक्षेपित संयंत्र कहा जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं, इस प्रक्रिया से निर्मित संयंत्र निक्षेपित संयंत्र कहलाती है। इस प्रक्रिया से निर्मित जो बच्चों संयंत्र होती हैं वो कौन सी संयंत्र कहलाती है? निक्षेपित संयंत्र कहलाती हैं। जैसे बच्चों यदि हम बात करें तो आपके एल्यूमिनियम है, आयरन है, सिलिका है, ये 20 संयंत्र में जाकर जमा हो जाती हैं और इस प्रक्रिया को बोलते हैं निक्षेपण। तो यहाँ उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो उदाहरण के रूप में आपके सिलिका है, एल्यूमिनियम है, आयरन आदि 20 संयंत्र में जाकर जमा हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम और आयरन का क्या बोलेंगे? निक्षेपण कहेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में अपन ने देखा मृदा निर्माण किस प्रकार से होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं? उनमें से 3 प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, ह्यूमिफिकेशन, निक्षेपण और निक्षालन, इन तीनों के बारे में अपन ने यहाँ चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्लास में इसकी बाकी जो बची हुई प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।